की तरफ जाता है। इसके मूल आधार ऐसे हैं कि सबसे पहले जब हम देखते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या देके जाते हैं, जैसा कि हमारा विषय था, भारतीय कैबिनेट का यह सदन मानता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से होनी चाहिए। पक्ष आता है, वो डेफिनेशन देता है भारतीय लोकतंत्र की, उसके 4 स्तंभ होते हैं, उनमें से एक विधायिका है जहां से ये भारतीय कैबिनेट चुनकर आती है। फिर हमें सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के डेफिनेशन मिलती है कि वो न्याय की सबसे बड़ी संस्था है। और फिर हमें ये पता चलता है कि न्यायाधीश कौन होते हैं, वो होते हैं जो निर्णय देते हैं इन सर्वोच्च न्याय स्थलों में। और यहाँ पे हम जनता के द्वारा निर्वाचन से क्या समझते हैं कि यहाँ पे वोटिंग के आधार पर कहीं ना कहीं चुना जाएगा इन जजेस को। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट सिस्टम है वो मुझे पक्ष की तरफ से पता चलता है कि एक कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सीजीआई और 4 बाकी जज मिलकर नाम देते हैं अगले जजेस के नियुक्ति का, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट का जो काम है और जो पक्ष एक लॉजिकल फैलेसी जो विपक्ष की तरफ से क्रिएट करी जाती है उसको पॉइंट आउट डिबेट के एंड में जाते जाते भी करके जाता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ हस्ताक्षर कर सकता है और उसके पास और कोई चारा होता नहीं है इस डिबेट में। अब यहाँ पे एक कमियां क्या दिखा के जाता है पक्ष ये कमियां दिखा के जाता है कि कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी या पारदर्शिता की कमी है इस पूरे सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, लोगों की रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये एक अपनी मर्जी के द्वारा करी गई चीज है जो इन 4 पैनल जजेस का और सीजीआई का मिलकर अपनी मर्जी के द्वारा अपने विवेक अनुसार करा जाता है। इसके कोई मूल आधार दिए नहीं जाते। आप इसके अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें कभी पता नहीं चलता कि उनके आधार क्या है। उनके आधार जो पक्ष की तरफ से रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये रहते हैं कि फेवरिज्म हो सकता है, कहीं ना कहीं एक साइकिल ऑफ नेपोटिज्म चलता है, जिसकी वजह से प्रश्नोत्तरी के टाइम पे वो दिखा देते हैं कि 85% आज तक ब्राह्मण ही बन पाए हैं जो हमारे उच्च न्यायालय में जो जजेस होते हैं। अब वो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे वो एक क्राइटेरिया देते हैं जिसके बेसिस पर आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब विपक्ष की तरफ से आता है कि यहाँ पे इक्वालिटी की एक कमी होगी क्योंकि मेजॉरिटी रूल करेगी और एक बायस क्रिएट होगा लोगों की तरफ से। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का जो फीचर है जुडिशरी का, वो कहीं ना कहीं उसको हानि होगी, पर वो इस पॉइंट को कहीं ना कहीं सब्सटैंशिएट करने में असमर्थ रहते हैं। वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो ऑलरेडी दिया जा रहा है और ये सब करा जा रहा है। मेरा जो मुख्य आधार है विपक्ष को हराने का, वो यही रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी डिबेट के एंड में जाते जाते ये चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जनता के पास नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है और सीजीआई के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्ञान है। जब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर ऑलरेडी एक हायरार्किकल सिस्टम में चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी चुनता है और फिर उसके बाद चयन के बाद एक और चयन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली 70% जो हमारी लिटरेट पॉपुलेशन है उन्हें भी हम ये चीज दे सकते हैं और हमारी विस्तृत ज्ञान की ये जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इनका चयन और अच्छी तरीके से कर सकती है। यहाँ पे आइडियोलॉजीज का लगना और ये सब जो भी पॉइंट्स आते हैं, पॉपुलिज्म का पॉइंट आता है, पोलराइजेशन का पॉइंट आता है, कहीं ना कहीं पक्ष के उपनेता उन सभी पॉइंट्स का काउंटर बहुत अच्छी तरीके से करके जाते हैं। वो एक मॉडल की डिबेट खेलते हैं। वहीं हम अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं आता है और जिस मॉडल पे वो स्टैंड करना चाहते हैं इक्वालिटी का, वो इक्वालिटी भी कहीं ना कहीं इस हायरार्किकल सिस्टम के एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाती है। और धन्यवाद।